अगर किसी बंद फैक्ट्री में आधी रात के बाद मशीनें अपने आप चलने लगें और सुबह वहां फिर से धूल की मोटी परत मिल जाए, तो क्या आप उस फैक्ट्री के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? 25 साल से बंद पड़ी फैक्ट्री। शिवनगर के बाहर लगभग 5 एकड़ में फैली हुई शक्ति स्टील एंड केमिकल वर्क्स कभी पूरे इलाके की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। सैकड़ों मजदूर वहां काम करते थे। फिर एक रात अचानक सब बंद हो गया। सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ इतना लिखा था, केमिकल रिसाव के कारण फैक्ट्री स्थायी रूप से बंद। बस, न कोई विस्तृत रिपोर्ट, न कोई तस्वीर, न कोई जांच। इतनी बड़ी दुर्घटना और सिर्फ 2 लाइन का रिकॉर्ड। यही बात मुझे अजीब लगी। सरकार उस जगह को तोड़कर नया औद्योगिक पार्क बनाना चाहती थी। मेरी टीम को बिजली और मशीनों की स्थिति की रिपोर्ट बनानी थी। मैं सुबह फैक्ट्री पहुंचा। मुख्य गेट पर लगा जंग लगा बोर्ड आधा टूट चुका था। दीवारों पर बेलें चढ़ चुकी थीं। ऊपर लगी घड़ी आज भी 2:40 पर रुकी हुई थी। मैंने सोचा शायद हादसे के समय बंद हुई होगी। गेट के पास एक छोटा कमरा था। वहीं फैक्ट्री का बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसका नाम रामू काका था। उम्र लगभग 70 साल। मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने रजिस्टर में मेरा नाम लिखा। फिर बिना मेरी तरफ देखे बोले, काम जल्दी खत्म कर लेना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने पहली बार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब डर था। मैं शाम 6 बजे गेट बंद कर देता हूँ, लेकिन मुझे रात तक काम करना है। उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया। रात में अंदर मत रहना। क्यों? कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि 6 बजे के बाद फैक्ट्री हमारी नहीं रहती। मैं मुस्कुरा दिया। भूत प्रेत वाली बात। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जेब से एक पुराना पंचिंग कार्ड निकाला। उस पर तारीख लिखी थी 17 अगस्त 1998 और नीचे कर्मचारी का नाम मिट चुका था, लेकिन पंच टाइम साफ लिखा था, रात के 2:40। यह क्या है? मैंने पूछा। रामू काका ने कार्ड वापस जेब में रखा। तीसरी शिफ्ट का कार्ड। मैंने कहा, लेकिन रिकॉर्ड में तो सिर्फ 2 शिफ्ट हैं। उन्होंने मेरी बात काट दी। रिकॉर्ड में बहुत कुछ नहीं है बेटा। अंदर सब कुछ मरा हुआ था, फिर भी कुछ जिंदा था। मैं अकेला फैक्ट्री के अंदर चला गया। इतनी बड़ी इमारत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सैकड़ों मशीनें, लंबी कन्वेयर बेल्ट, ऊंची चिमनियां और हर जगह धूल की मोटी परत। मैंने एक मशीन पर उंगली फेरी। कम से कम 10 साल की धूल जमा थी। मतलब यहाँ लंबे समय से कोई नहीं आया था। मैं अलग अलग सेक्शन की तस्वीरें लेने लगा। करीब 2 घंटे बाद मैं फैक्ट्री के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां एक बड़ा बोर्ड लगा था, शिफ्ट ए ग्रेटर दैन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे, शिफ्ट बी ग्रेटर दैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे। बस, इसके नीचे एक जगह खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी वहां तीसरा बोर्ड लगा हो, जिसे बाद में उखाड़ दिया गया। मैंने दीवार को ध्यान से देखा। पुराने स्क्रू अब भी लगे हुए थे, यानी वहां सचमुच कभी कुछ टंगा हुआ था। तभी दूर कहीं धातु के टकराने की आवाज आई। टन। मैंने सोचा शायद हवा से कोई पाइप हिला होगा। मैं आगे बढ़ गया। 2 मिनट बाद फिर वही आवाज, टन टन। इस बार लगातार। मैं आवाज की दिशा में गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पूरा सेक्शन खाली था। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि मेरे रेडियो सेट से आवाज आई, आर्यन। मैं चौंक गया। टीम का कोई सदस्य साथ नहीं आया था। कौन? रेडियो में कुछ सेकंड सिर्फ खड़खड़ाहट हुई, फिर बहुत धीमी आवाज आई, देर मत करना, और रेडियो बंद हो गया। मैंने बैटरी निकाली, फिर भी स्पीकर से हल्की हल्की मशीनों की आवाज आती रही। शाम तक मेरी रिपोर्ट पूरी नहीं हुई। एक मुख्य कंट्रोल रूम अभी बाकी था। मैंने रामू काका से कहा, आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बेटा, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रात 2:40 से पहले बाहर निकल जाना। अगर नहीं निकला तो। रामू काका की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, फिर वे तुम्हें नया कर्मचारी समझ लेंगे। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले वे गेट बंद करके बाहर चले गए। अब पूरी 5 एकड़ की फैक्ट्री में मैं अकेला था, या कम से कम मुझे यही लग रहा था। रात के 2:32 बज रहे थे। अचानक पूरी फैक्ट्री में लगी बंद घड़ियां एक साथ चलने लगी, टिक टिक टिक। और ठीक रात के 2:40 पर 25 साल से खामोश पड़ा सायरन पूरे इलाके में पहली बार गूंज उठा। बूम। उसके साथ ही अंधेरे में खड़ी सैकड़ों मशीनों की लाल बत्तियां एक एक करके जलने लगीं और कंट्रोल रूम के बाहर लगा पुराना स्पीकर अचानक जिंदा हो उठा। थर्ड शिफ्ट के सभी कर्मचारी अपनी अपनी मशीन पर पहुंच जाएं। मैंने घबराकर पीछे देखा और जो दृश्य मेरे सामने था, उसने मेरी सांस रोक दी। धूल से ढकी खाली फैक्ट्री में अब सैकड़ों मजदूर खड़े थे। सब ने एक जैसी जली हुई यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उनमें से किसी का भी चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तीसरी शिफ्ट शुरू हो चुकी थी। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग छूट गई। कुछ सेकंड पहले जहां पूरा हॉल खाली था, अब वहां सैकड़ों मजदूर अपनी अपनी मशीनों के सामने खड़े थे, लेकिन किसी ने मेरे आने पर ध्यान नहीं दिया। कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। सबके सिर झुके हुए थे, जैसे उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब हो।
पूरी फैक्ट्री में एक साथ मशीनों की आवाज गूंजने लगी। घर ठक ठक चूं। इतनी पुरानी मशीनें जो सालों से जंग खा चुकी थीं, अब बिल्कुल नई जैसी चल रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात, कोई मशीन किसी सामान का उत्पादन नहीं कर रही थी। उन पर सिर्फ खाली लोहे की ट्रे घूम रही थी। मजदूर उन्हें उठाते, दूसरी मशीन पर रखते, फिर वापस वहीं ले आते। एक ही काम बार बार बिना रुके, जैसे वे किसी अंतहीन आदेश का पालन कर रहे हों। मैंने धीरे धीरे एक मजदूर के पास जाकर कहा, सुनिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका शरीर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। चेहरा पूरी तरह राख से ढका हुआ था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ धुएं जैसी काली परत घूम रही थी। उसने पहली बार मुंह खोला, लेकिन आवाज उसके मुंह से नहीं, पूरी फैक्ट्री में लगे स्पीकर से आई। देर से आए हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं तुरंत पीछे हट गया। तभी टन, पूरी फैक्ट्री में लगी पंचिंग मशीन अपने आप बज उठी। एक एक करके सारे मजदूर वहां जाने लगे। वे लाइन बनाकर खड़े हो गए। हर कोई अपना पंच कार्ड मशीन में डालता। टक, मशीन समय दर्ज करती और वह मजदूर अपनी मशीन पर लौट जाता। मैंने गौर किया, उनके कार्डों पर तारीख एक ही थी, 17 अगस्त 1998। हर कार्ड उसी तारीख का। मैं धीरे धीरे पीछे हटते हुए बाहर निकलना चाहता था, तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं घबराकर पलटा। एक बूढ़ा मजदूर खड़ा था। उसकी आधी यूनिफॉर्म जली हुई थी, चेहरे पर गहरे जलने के निशान, लेकिन उसकी आंखें बाकी लोगों जैसी नहीं थीं। उनमें दर्द था। वह बहुत धीरे बोला, भाग जाओ। ये पहली इंसानी आवाज़ थी जो मैंने उस रात सुनी। मैं कुछ पूछ पाता, उसने कांपते हाथ से सामने रखा एक लोहे का लॉकर दिखाया। उसके खुलने से पहले यहाँ से निकल जाओ। क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी गर्दन झुका ली। उसी समय पूरी फैक्ट्री में फिर सायरन बजा। स्पीकर से आवाज आई, नया कर्मचारी उपस्थित है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी मजदूर एक साथ धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगे। पहली बार उन्होंने अपना काम रोक दिया था। सैकड़ों चेहरे जो चेहरे नहीं थे, मेरी तरफ देख रहे थे। फिर बिना एक शब्द बोले सब मेरी ओर चलने लगे। मैं पूरी ताकत से भागा। लंबे गलियारे, जंग लगे पाइप, टूटी खिड़कियां, सब पीछे छूटते गए। लेकिन उनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। जब मैंने पीछे देखा तो पाया वे चल नहीं रहे थे। वे जहां थे वहीं खड़े थे। फिर भी उनके और मेरे बीच की दूरी कम होती जा रही थी, जैसे पूरी फैक्ट्री उन्हें मेरी तरफ खिसका रही हो। लॉकर नंबर 309। भागते भागते मैं उसी लॉकर के सामने पहुंचा जिसकी तरफ बूढ़े मजदूर ने इशारा किया था। 309। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक नई यूनिफॉर्म टंगी थी, साथ में एक बिल्कुल नया पंचिंग कार्ड। उस पर नाम लिखा था, आर्यन मेहरा। मेरी सांस रुक गई। यह मेरा नाम था। नीचे कर्मचारी संख्या भी लिखी थी और ज्वाइनिंग डेट, आज की तारीख। मैंने कांपते हाथों से कार्ड उठाया। पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तीसरी शिफ्ट में आपका स्वागत है। अचानक लॉकर के अंदर रखा हेलमेट अपने आप जमीन पर गिरा। मैंने नीचे देखा, उसके अंदर सूखी राख भरी हुई थी और राख के बीच एक इंसानी दांत पड़ा था। उसी समय कंट्रोल रूम की तरफ से किसी ने जोर से चिल्लाया, सुपरवाइजर आ रहा है। ये सुनते ही सैकड़ों मजदूर अचानक अपनी जगह पर सीधे खड़े हो गए। इतनी खामोशी छा गई कि मशीनों की आवाज भी बंद हो गई। पूरा हॉल सिर्फ एक आदमी के आने का इंतजार कर रहा था। दूर अंधेरे में धीरे धीरे भारी जूतों की आवाज गूंजने लगी। ठाक ठाक ठाक। हर कदम के साथ फैक्ट्री की लाइटें एक एक करके बुझने लगी। आखिर में सिर्फ कंट्रोल रूम का दरवाजा रोशन बचा और वहां एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसके हाथ में पुराना अटेंडेंस रजिस्टर था। उसने बिना मेरी तरफ देखे रजिस्टर खोला और कहा, आर्यन मेहरा, आज से तुम्हारी स्थायी नाइट ड्यूटी शुरू होती है। उसने अभी तक अपना चेहरा नहीं उठाया था, लेकिन पूरी फैक्ट्री में मौजूद हर भूत एक साथ मेरी तरफ देखने लगा। जिस रजिस्टर में मरे हुए कर्मचारियों के नाम दर्ज थे, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। सामने खड़ी वह काली आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में पकड़ा अटेंडेंस रजिस्टर इतना पुराना था कि उसके किनारे जल चुके थे। वह मेरे सामने आकर रुक गया। अब भी उसका चेहरा अंधेरे में था। उसने रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। पहले पन्ने पर लिखा था, नाइट शिफ्ट द 17th of August 1998। नीचे लगभग 186 कर्मचारियों के नाम थे। हर नाम के सामने एक लाल मुहर लगी थी, कंप्लीटेड। मैं पन्ने पलटता गया। अचानक आखिरी पेज पर मेरी नजर रुक गई। सबसे नीचे ताजी स्याही से लिखा था, एम्प्लॉय नंबर 187, आर्यन मेहरा। ज्वाइनिंग टाइम, रात के 2:40। स्टेटस, पेंडिंग। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने तुरंत रजिस्टर जमीन पर फेंक दिया, लेकिन वह जमीन पर गिरा ही नहीं, हवा में रुक गया और फिर धीरे धीरे अपने आप वापस उस आकृति के हाथों में चला गया। अब उसने पहली बार अपना सिर उठाया। मैंने जो देखा उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। उसका चेहरा चेहरा था ही नहीं,
पूरा सिर पिघले हुए लोहे जैसा था, जैसे किसी इंसान पर उबलता हुआ स्टील डाल दिया गया हो। आंखों की जगह दो जलते हुए नारंगी गड्ढे थे। मुंह खुला हुआ था, लेकिन उसके अंदर जीभ या दांत नहीं थे। सिर्फ जलती हुई भट्ठी जैसी लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, शिफ्ट कभी खत्म नहीं हुई। उसकी आवाज़ किसी इंसान की नहीं, पूरी फैक्ट्री की हर मशीन से एक साथ निकल रही थी। मैं पीछे हटने लगा, तभी वही बूढ़ा मजदूर फिर मेरे पास आया। इस बार उसने बहुत धीरे कहा, सुनो, हम सब मर चुके हैं, लेकिन वह हमें जाने नहीं देता। मैंने घबराकर पूछा, वह कौन है? उसने कांपते हुए कंट्रोल रूम की तरफ इशारा किया। हादसे की रात सुपरवाइजर ने मशीनें बंद नहीं की थीं। उसने फैक्ट्री बचाने के लिए 186 मजदूरों को अंदर बंद कर दिया, दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए और खुद भाग गया। मैंने पूछा, लेकिन वह तो मर गया होगा। बूढ़ा मजदूर मुस्कुराया। वह मुस्कान इतनी दर्दनाक थी कि मेरी आंखें भर आईं। यही तो सजा है, वह भी नहीं मर पाया। बूढ़े ने मुझे कंट्रोल रूम की टूटी खिड़की तक ले गया। अंदर साल 1998 की वही रात फिर से शुरू हो चुकी थी। अलार्म बज रहा था, लाल लाइटें चमक रही थीं, मजदूर भाग रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, केमिकल टैंक फटने वाला है, दरवाजा खोलो। लेकिन कंट्रोल रूम के अंदर बैठा सुपरवाइजर हंस रहा था। उसने इंटरकॉम उठाया और कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा। अगले ही पल इतना तेज धमाका हुआ कि पूरा कमरा सफेद धुएं से भर गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा देखा तो कंट्रोल रूम फिर वैसा ही था, वीरान, खाली, और सामने वही भूत खड़े थे। बूढ़ा मजदूर बोला, हम हर रात यही मरते हैं और हर रात फिर काम शुरू कर देते हैं। मैंने घबराकर पूछा, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? बूढ़े ने मेरी हथेली में एक पुरानी फैक्ट्री की चाबी रख दी। बॉयलर नंबर 6, उसे बंद कर दो। जिस रात उसने हमें मारा था, वह आज भी उसी आग से जिंदा है। इतना कहकर वह धीरे धीरे राख बनकर हवा में उड़ गया। मैं अकेला रह गया। पीछे सैकड़ों भूत फिर अपनी मशीनों पर लौट चुके थे और सामने बॉयलर सेक्शन का बड़ा लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ऐसी गर्म हवा आई, जैसे किसी भट्ठी का मुंह खुला हो। लेकिन उस गर्म हवा के बीच मुझे साफ सुनाई दिया किसी बच्चे की आवाज़, दरवाज़ा बंद कर दो, इस बार उसे बाहर मत आने देना। मैंने टॉर्च उठाई और कांपते कदमों से बॉयलर नंबर 6 की तरफ बढ़ गया। अंदर जो मेरा इंतजार कर रहा था, वह सिर्फ एक भूत नहीं था, वह पूरी तीसरी शिफ्ट का असली मालिक था। बॉयलर नंबर 6 का दरवाज़ा, लोहे का विशाल दरवाज़ा, आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोला हो। अंदर का तापमान इतना ज़्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अजीब बात, इतनी गर्मी के बावजूद मेरे मुंह से धुआं नहीं निकल रहा था, मानो उस कमरे की हवा जिंदा इंसानों के लिए बनी ही ना हो। मैंने टॉर्च आगे की। बॉयलर नंबर 6 अब भी जल रहा था। 25 साल से बंद पड़ी फैक्ट्री, लेकिन उसकी भट्ठी आज भी लाल थी। उसके सामने एक लोहे की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, वही सुपरवाइजर। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आधा चेहरा पिघले हुए लोहे में बदल चुका था, दूसरा आधा बिल्कुल सामान्य। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। आ गए। उसकी आवाज़ शांत थी, डरावनी नहीं, लेकिन इतनी ठंडी कि शरीर सुन्न हो जाए। मैंने पूछा, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने फैक्ट्री बचाई थी। मैंने गुस्से से कहा, 186 लोग अंदर जलकर मर गए। वह हंसने लगा। फैक्ट्री बच गई थी और मालिक खुश था। उसने कुर्सी से उठकर बॉयलर की तरफ इशारा किया। देखो, मैंने अंदर झांका और मेरी चीख निकल गई। भट्ठी के अंदर कोयला नहीं जल रहा था, वहां सैकड़ों पंचिंग कार्ड जल रहे थे। हर कार्ड पर किसी कर्मचारी का नाम लिखा था। जैसे जैसे कार्ड जलते वैसे वैसे बाहर मशीनों की आवाज़ तेज हो जाती। सुपरवाइजर बोला, जब तक आखिरी कार्ड नहीं जलेगा, तीसरी शिफ्ट चलती रहेगी। मैंने पूछा, मेरा कार्ड कहाँ है? उसने मुस्कुराकर अपनी जेब से कार्ड निकाला। आर्यन मेहरा, एम्प्लॉय नंबर 187। उसने कार्ड आग की तरफ बढ़ाया। बस इसे डाल दूं, फिर तुम भी हमेशा के लिए यही काम करोगे। मैंने पूरी ताकत से उसके हाथ पर लात मारी। कार्ड नीचे गिर गया। मैंने तुरंत उसे उठाया। उसी समय पूरी फैक्ट्री कांपने लगी। सायरन लगातार बजने लगा। सुपरवाइजर पहली बार गुस्से में चिल्लाया, वह कार्ड वापस दो। उसकी आवाज़ के साथ सैकड़ों भूत बॉयलर रूम की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन वे मुझे पकड़ने नहीं आ रहे थे। वे उस सुपरवाइजर को रोक रहे थे। पहली बार 186 भूत उसके सामने खड़े हो गए। वही बूढ़ा मजदूर सबसे आगे था। उसने मेरी तरफ देखकर चिल्लाया, आग बुझा दो। मैंने चारों तरफ देखा। दीवार पर पुराना इमरजेंसी वाल्व लगा था। मैंने पूरी ताकत से उसे घुमाया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ऊपर लगी पानी की विशाल पाइपलाइन फट गई। हजारों लीटर पानी सीधे बॉयलर के अंदर गिरने लगा। शश भाप पूरे कमरे में भर गई। भट्ठी की लाल आग धीरे धीरे बुझने लगी और उसी के साथ सुपरवाइजर दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर लोहे की तरह टूटने लगा। वह चिल्ला रहा था, शिफ्ट मत रोकना, मालिक आने वाला है, काम पूरा करना है। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात नहीं सुनी।
186 आत्माएं आज़ाद हो गईं। जैसे ही आग पूरी तरह बुझी, फैक्ट्री की सारी मशीनें एक साथ बंद हो गईं। सायरन हमेशा के लिए शांत हो गया। मेरे सामने खड़े सभी मजदूर धीरे धीरे राख नहीं, बल्कि रोशनी में बदलने लगे। हर चेहरे से जलने के निशान गायब हो रहे थे। अब वे सामान्य इंसानों की तरह दिखाई दे रहे थे। बूढ़ा मजदूर मेरे पास आया। उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, आज हमारी शिफ्ट खत्म हो गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। धन्यवाद। और अगले ही पल वह हवा में घुल गया। एक एक करके सभी 186 आत्माएं गायब हो गईं। पूरी फैक्ट्री फिर से खाली हो गई। 6 महीने बाद सरकार ने उस फैक्ट्री को पूरी तरह गिरा दिया। मैंने टीवी पर उसकी खबर देखी। मलबे की खुदाई के दौरान वहां से 186 कंकाल मिले, बिल्कुल उसी जगह जहां बॉयलर नंबर 6 था। सरकारी रिकॉर्ड बदल दिए गए। सालों पुराना सच पहली बार सामने आया। दी एंड। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।